जय सोनखार। आज मेरे निवास पे हमारे समाज के नासिक के मिलिंद कुमार, सीताराम जी सोनार यहाँ आए हुए हैं। यह जो है सकल भारतीय सोनार समाज संगठन के संस्थापक है। सर्वप्रथम मैं चैनल की तरफ से उनका स्वागत करूँगा। दादा जय नरहरी, जय सोनखार। जय नरहरी, जय अजमेर जी, जय सोनखार समाज। दादा आज आप हमारे चैनल पे आए हो तो सर्वप्रथम तो मैं खुश हूँ कि आज एक सोशल वर्कर मेरे चैनल पे आया है। तो मिलिंद दादा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मन के भाव व्यक्त कीजिए, जिससे कि हमारे समाज में एकता, अखंडता, भाईचारे को मजबूती हासिल हो। ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। आपसे आपके चैनल पर मेरी मन की बात कहने के लिए आपने जो संधि दी उसका मैं स्वीकार करता हूँ, और जो समाज की भी वो अनिवार्य गरज है। समाज भाइयों को कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारा समाज संपूर्ण भारत में विभिन्न शाखाओं में बिखरा हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में तो 18 शाखा है, लेकिन उत्तर भारत, मध्य भारत में देखते हुए वो भी शाखा मिला के 22-23 शाखा होती है। राष्ट्रीय संत शिरोमणि नरहरी महाराज सोनार जी ने पहली बार अपना स्वर्ण कारीगरी का कर्म करते हुए अपना भजन गाते हुए पहली बार कहा था, देवा तुझा मी सोनार। देवा मी तुझा सोनार, बराबर। हाँ, देवा तुझा मी सोनार। उन्होंने अपनी शाखा का या अपने उपनाम का, जिसे मराठी में आडनाव कहते हैं, उसका उल्लेख नहीं किया था। सोनार ये उल्लेख किया था। उसी दिन से ये मानो कि समाज के सभी शाखाभेद मिट गए। नरहरी दास जी का जो संदेश दिया है कि सोनार इस नाम से सभी संगठित हो, शाखा भेद न करे। शाखा भेद न करे, बराबर। हमारे भारत में हर प्रांत, जैसे प्रांत में जो बोलियों में जो फर्क पड़ता है, बदल होता है, परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारे शाखाओं के नाम पे परिवर्तन होता है। और उपनाम या सरनेम अर्थात आडनाव भी परिवर्तित होते हैं। हाँ, कोई महाराष्ट्र में सोनार कहा जाता है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत में कहीं कहीं सोनी कहा जाता है। हाँ, उत्तर भारत में ज़्यादातर स्वर्णकार कहते हैं। इसलिए हमने संपूर्ण भारत में बिखरे हुए सभी सोनार, सोनी, स्वर्णकार समाज को संगठित करने के लिए सकल भारतीय सोनार समाज संगठन की स्थापना की। अभी तक पद नहीं दिए हैं, क्योंकि हम देख रहे कई संस्थाएं, संगठन आए दिन स्थापन होते हैं, आए दिन पद दिए जाते हैं, पदग्रहण होता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो पाता है। कार्य नहीं होता। समाज के लिए क्यों नहीं होता? कार्य होना चाहिए। कार्य केवल ये नहीं, समाज के लिए एक प्रबोधन होना जरूरी है। प्रबोधन के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। प्रबोधन एक अच्छे विचारों का होना चाहिए, सुसंगठित विचार होना चाहिए। उसमें पदलोलुपता नहीं चाहिए, संस्था भेद नहीं आना चाहिए, संगठन भेद नहीं आना चाहिए, या समूह भेद नहीं आना चाहिए। आज हर कोई अपना समूह खोलता है व्हाट्सएप समूह के द्वारा, और हम समाज के बड़े नेता समझे जाते हैं। ये भावना लुप्त होनी चाहिए, नामशेष होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, संस्था या संगठन स्थापन होते हैं, कोई बात नहीं। कुछ 5, 10, 100, 1000 का
हजार की संख्या में अगर समाज घटक जोड़े जाते हैं, कोई बात नहीं, समुदाय संगठन के जरिए समाज अल्प मात्रा में अल्प मात्रा में ही सही और संगठित होने की शुरुआत की जाएगी। लेकिन हमने हमारे सोनी स्वर्णकार समाज का, सर्वशाखीय समाज का अटूट संगठन करने के लिए एक सेतु बंधन नाम की धारणा लाई है। ये सेतु बंधन क्या है? इस सेतु बंधन में भारत में जो भी संस्था या संगठन स्वर्णकार सोना समाज की जो संस्था संगठन है, चाहे वो शाखीय हो या सर्वशाखीय हो, जो राष्ट्र स्तर पे और राज्य स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों को उस सेतु बंधन में हम लाना चाहते हैं। अच्छी विचार है। हाँ, उन सभी ने हमारे समाज के उत्थान, विकास एवं प्रगति के लिए एक बीड़ा उठाना चाहिए, मिलन करना चाहिए, मन मिलाप होना चाहिए, जिसमें अपने एक सेतु बंधन में उनकी संस्था, संगठन हो या समूह हो, उनका अस्तित्व स्वतंत्र रखा जाएगा, जो कि तो अबाधित रखा जाएगा, उनके पद उनके जो कि तो रखे जाइए, लेकिन सब समन्वय के रूप में, सेतु बंधन के रूप में, एक सेतु बंधक के रूप में हमारे समाज के लिए संगठित होना चाहिए। साथ में अपने संगठित हाथ बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा समाज का ये संगठन एवं विकास होगा। हाँ, लेकिन मूलभूत समस्या क्या हो रही? हर कोई कहता है हमारी समाज की राजनीतिक सहभागिता बढ़नी चाहिए, हमारी जमात राजनीतिक सत्ताधारी जमात होनी चाहिए। एक कोई जमात एक सत्ताधारी नहीं हो पाती। लोक प्रतिनिधि कोई एक समाज का नहीं होता। अगर वो चुन के आता है तो उसके समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी लेके चलना पड़ता है, तभी वो लोक प्रतिनिधि होता है। बराबर। हमारे एक सामाजिक जो लोक प्रतिनिधि की जो धारणा दी है, उसके ऊपर ही उसे चलना होता चाहिए, ना कि कोई केवल एक अपने समाज के लिए नहीं उसे वो विकास नहीं कर पाएगा। मिलिंद दादा, देखने में यह आता है आजकल जब भी हमारे समाज के कार्य होते हैं तो हमारे समाज के युवा बच्चियाँ कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अल्प रहती है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि आगे उन्हें ही हमारे समाज के सूत्रधार बनना है। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? इसलिए परिवार प्रमुख जो है, उन्होंने अपने सभी परिवार के सदस्यों से एक बात करनी चाहिए कि हमें समाज के कार्यक्रम में नारीदास जी की जयंती हो या पुण्यतिथि हो या कोई हमारा स्नेह मिलन कार्यक्रम हो या कोई समाज का कोई कार्यक्रम हो, स्नेह मिलन हो, उसमें सपरिवार जाना चाहिए, तभी सबका परिचय होगा। हाँ, केवल अपने ही शाखा में नहीं, हर एक परिवार ने अन्य शाखा के परिवार के साथ उनके घर जाके अपना परिचय दिलाना चाहिए, उनका परिचय लेना चाहिए, तभी जाकर उनके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने शादीशुदा है, कितने अविवाहित है, कितने नौकरी करने वाले हैं, कितने बेरोजगार है, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने छात्रावस्था में है, ये सब जानकारी ले जाएगी। मिलिंद दादा, एक बात और है, आजकल मैं देखता हूँ बहुत से समाज के संगठन जो होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी महोदय होते हैं, वह अपने आप को बाहुबली समझते हैं और समुदाय के बांधवों को नज़दीक कम लेते हैं। इसका क्या वजह है? हम सभी पदाधिकारियों को ये आपका कहना सही नहीं होगा। कुछ एक लोग होते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे रहते हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं किसी पे नहीं कह रहा हूँ कि सभी वैसे है, मगर देखता हूँ तो बहुत जगह ऐसा होता है, वो नहीं होना चाहिए। जितनी व्यक्तियाँ होती है उतनी प्रवृत्तियाँ होती है। बराबर। उसी कारण कुछ लोग होते हैं जो केवल पद के लिए तैयार हुए होते हैं। बिल्कुल। पद के लिए किसी संस्था में जाते हैं या संगठन में जाते हैं,
पद मिले तो ही वो संगठन से जुड़े जाते हैं। एक सवाल बड़ा है, पूछता हूँ आपसे, समाज बड़ा या व्यक्ति बड़ा? समाज से बढ़कर समाज के अलावा कोई बड़ा नहीं होता। सब एक है, समाज के सामने सब छोटे हैं। सब सबसे बड़ा समाज है। सबसे बड़ा समाज है, उसके बाद में एक आपके समाज की शाखा है, उसके बाद परिवार है, परिवार के बाद व्यक्ति होता है। लेकिन समुदाय से बड़ा कोई नहीं। समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। और मिलिंद दादा, आप तो एक सोशल वर्कर हो और बाबा नारायण जी का आपको आशीर्वाद है, आप निरंतर सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हो। तो मिलिंद दादा, आप ऐसा संदेश दो कि हम आपसी मतभेद, जो मन में रंजिश है तेरा मेरा, वो खत्म हो और हम सब एक साथ एक मुठ होके हमारे समाज का विकास किस तरह कर सकेंगे? जब हम अपने आपसी मतभेद जो हो, पारिवारिक मतभेद हो या रिश्तेदारी का मतभेद हो, वो बाजू पे एक जगह रखकर समाज के कार्य के लिए जब अगर आप जाते हो, वहाँ आपको आपका मन के विचारों को बड़ा करना चाहिए, मन की व्यापकता बढ़ानी चाहिए। तभी आप समाज का संगठन कर सकते हो या समाज के लिए कार्य कर सकते हो। मतलब आपकी मेरी जो रंजिश है बाजू में रखना पड़ेगा, Yes. हमारे मतभेद बाजू में रखो, मगर आप जब सामाजिक कार्य करो, मैं आपके साथ आना, आप मेरे साथ आना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा आप कहना चाहते हो ना? बराबर। व्यक्तिशा चीज अलग है, उसे भूल जाओ, मगर जब सामाजिक कार्य आता है तो हम एक में फंदा लगा के आगे सब बढ़े, मिलकर एक में कंधे से कंधा मिलकर आना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और राजनीतिक सहभागिता तब जाकर सही पाता में होगी जब सभी राजनीतिक दलों में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व होगा। You're right, you're right. केवल एक ही पक्ष में हमारा सहभागिता बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें सभी राजनीतिक पक्ष में भी अपना सहभाग देना होगा और हमारे बच्चों को सभी को आगे लाना होगा। और हमें जो बिखराव है, मैं ये नहीं कहता हर संगठन में बिखराव है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर देखता हूँ तो बड़ी वेदना होती कि हम अपने ही होके अपनों से बिखराव में रहते। ये कहाँ तक उचित है? बिखराव में ये इसलिए होते हैं कि पीढ़ियों से अपनी शाकीय परंपरा का पालन करते आए हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि हर एक समाज को, केवल हमारा स्वर्ण का समाज ही नहीं, लेकिन हर एक समाज को अपनी शाखाओं को शाखा भेद मिटाकर एक साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, तभी हर एक समाज समूह आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो मिलिंद दादा, आप आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहोगे? एक संदेश ये देना चाहता हूँ, केवल छात्र छात्राओं को नहीं, लेकिन उनके पालक को भी, पालक के अपने बच्चे या बच्चियाँ क्या पढ़ रही है, कौन सी किताब पढ़ रही है, वो देखना चाहिए। आज ऑनलाइन का ज़माना है, कोरोना में ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग हुआ तो लेकिन तभी से जाकर हमारा समाज केवल मोबाइल सेवी हो गया, नेट सेवी हो गया, इंटरनेट की वजह उसका काम नहीं चलता। हर परिवार में, हर एक सदस्य घर में होते हुए भी अपने अपने नेटवर्क के साथ अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन अपने परिवार में सबका एक साथ संवाद नहीं हो पाता। तो पहले सभी सदस्य एक साथ खाना खाते थे, आज वो सबके साथ भोजन नहीं हो पाता, अलग अलग अपना खाता है। कोई अपना मोबाइल पे कुछ चैनल देखते थे, खाना खाता है, तो खाने के लिए भी वो समय नहीं निकाल रहा, वो खत्म करना होगा। वो खाने के लिए सबने इकट्ठे एक साथ बैठ कर खाना चाहिए, तभी अपना परिवार के प्रति एक दूसरे का स्नेह बढ़ेगा और बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। सभी ने अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहिए। अगर पालक को कुछ मार्ग नहीं दिखता हो तो अपने शाखा में हो या अन्य शाखा में हो, लेकिन अपने समाज के जो अग्रसर है, जो मार्गदर्शक है, समुपदेशक है,
या कुछ शिक्षा क्षेत्र में हो, उनसे बातचीत कर, उनसे परामर्श लेना चाहिए, तब जाके ये बात तो उतनी सही है। समाज के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा। मगर वो केवल पढ़कर किताबी कीड़ा ना होना चाहिए। पढ़ने के साथ अपना एक समाज का ज्ञान भी होना चाहिए, अपनी जाति का ज्ञान होना चाहिए, अपने परिवार का ज्ञान होना चाहिए, समाज के बारे में भी अपनी ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए, तभी वो समाज के लिए कुछ काम कर सकेगा। मतलब बच्चे पढ़े लिखे कोई ऐतराज नहीं, मगर सामाजिक संगठन संस्था अपने आचार विचार समाज से जुड़ के रहे, टूटे नहीं। राजनीति में जो भी आगे बढ़े हैं उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ अपना पद बढ़े इसके लिए काम नहीं करना चाहिए। जो भी IAS अफसर देखता है, हमने देखे हैं, निवृत्ति का काल नजदीक आते ही उन्हें अपने समाज के संगठन की उन्हें आस लगी हुई थी। क्यों? जब वो सरकारी नौकरी में लगते तभी से उन्हें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब आप रिटायर होते हो फिर हमारे पास देखते हो, मतलब नहीं केवल अपने रिश्ता के लिए नहीं, लेकिन सभी शाखाओं के समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज हमारे चैनल पे हमारे समाज के मिलिंद दादा है, उन्होंने इतना सुंदर अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। निश्चित ही समाज की मूलभूत समस्या जो है सामने होते हुए भी कोई देख नहीं रहा है। एक विवाह की समस्या है, अवैध बच्चे बहुत रहे, अनुरूप लड़कियां होते हुए भी अनुरूप स्टेटस के लिए हम आज पालक अपने बच्चों के सही समय पर विवाह निश्चित नहीं करते। इसीलिए सही समय पे अगर उनका विवाह निश्चित नहीं होता तो बच्चे कुंठितावस्था में जाते हैं। बरोबर। कुंठितावस्था में जाते हैं, वो अकेला सा महसूस करने जाते हैं। परिवार होते हुए भी वो अपने को अकेलापन महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मतलब बच्चों की शादी वैवाहिक बंधन जो है सही उम्र में आए जब उनका कर देना चाहिए। सही उम्र में जब उसकी पहली नौकरी मिले या पहला व्यवसाय वो चुने, पहली आमदनी हाथ में आते ही उसका शादी कर देना चाहिए, जिससे कि उसका जो जब तक शादी हुई तो उसके ऊपर जिम्मेदारी थी है, वो अपना खर्चा कैसे कम हो, आमदनी कैसे बढ़े, उसकी सोच में रहता है। आजकल क्या है, हम देखते पैकेज को देखते हैं और अपनी नौकरियां बदलते रहते हैं। अगर नौकरियां बदलते रहेंगे तो आप स्थायी जीवन कैसे पाओगे, पारिवारिक जीवन कैसे पाओगे, वो भी जरूरी है। इसीलिए पहली नौकरी मिलते ही ब्याह कर देना जरूरी है। बस बच्चा पैर पे खड़ा हो गया है, बच्ची खड़ी हो गई है तो उन्हें वैवाहिक जीवन में बांध दो। अपने परिवार में कलह हो तो अपने ज्येष्ठ सदस्यों, दादा दादी, उनसे परामर्श करके कलह कम करें। तलाक के लिए न्याय कोर्ट में न जाए, आप सभी में हमारे समाज के पंचों के पास जाए और अपना जो मन मिलन कैसा हो वो देखे, और तलाक की मात्रा, घटस्फोट की मात्रा नाम से होनी चाहिए। हमारा समाज एक भारतवर्ष में आदर्श समाज कैसा हो इसके लिए ध्यान देना चाहिए हर एक परिवार जन में। आपने बहुत सुंदर कहा है कि घटस्फोट, डाइवोर्स का नामोनिशान खत्म होना चाहिए और कोर्ट में न जाए, हमारे समाज के पंचों के पास जाए, प्रमुख के पास जाए, परिवार के पास जाए, उनके सलाह मशवरा दे और मन में जो एक व्यक्ति के लिए द्वेष है वो खत्म करे। नौकरियां मिलती है, नौकरियां बहुत है, लेकिन वो ढूंढने वाला चाहिए, वो स्वीकार करने वाला चाहिए। नौकरी मिलती है लेकिन बच्चा कहता है मेरे माँ बाप नहीं कहते गाँव छोड़ के मत जाओ, दूर मत जाओ, तुम जलगांव करो, क्यों दिल्ली क्यों जा रहे हो, वो बहुत लंबा है, तो अकेला पड़ जाएगा। ये जो विचारे, इन विचारों को त्यागना चाहिए। बच्चे को अपने नौकरी के लिए कहीं भी, भारतवर्ष में कहीं भी हो या विदेश में हो, जाना चाहिए, तभी जाकर वो अपने विश्व को कैसे झेलना है वो सीख पाएगा। परिवार के अलावा कुछ विश्व भी होता है वो उसकी समझ में आएगा।
आज हमारे चैनल पे मिलिंद दादा है, इन्होंने अपने सुंदर भाव व्यक्त किए। मैं निश्चित ही यह उम्मीद रखता हूँ कि इनके मन के भाव से, इनके मन में जो समाज के लिए है, वो जो उन्होंने शब्दों के रूप में कहे, निश्चित ही हम सब उन पर अमल करेंगे तो हमें एकता, अखंडता, भाईचारे को मजबूती मिलेगी। मैं सभी भाइयों और बहनों को जय नरहरि, जय अजमेर जी और मिलिंद दादा का आभार करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखे। भाई राजेश जी, आभार की जरूरत ही, हम ऐसे ही स्नेह में रहेंगे, स्नेह वृद्धि होनी चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय नरहरि। जय अजमेर जी, जय नरहरि।